नेपाल में हालात ऐसे हो गए हैं कि पूरा देश जल रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता का गुस्सा सड़कों पर फट पड़ा है। आज तीसरा दिन है और आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा। सेना ने मंगलवार रात 10 बजे से देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया और काठमांडू छोड़कर भाग गए। प्रदर्शनकारियों ने संसद, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट और बड़े बड़े नेताओं के घरों को आग लगा दी। एक पूर्व पीएम की पत्नी की आग में जलकर मौत हो गई। वहीं अब तक 22 लोग मारे जा चुके हैं, 400 से ज्यादा घायल हैं। हिंदुस्तान के पड़ोस में श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार के बाद अब नेपाल में भी तख्ता पलट जैसा माहौल हो गया है। ऐसे में कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल की। नेपाल की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी थी। पीएम केपी शर्मा ओली और उनके मंत्रियों पर इल्जाम था कि वो सिर्फ बिजनेसमैनों के लिए काम करते थे। टेंडर में कमीशन, सरकारी जमीनों में लूट, ये सब आम बात हो गई थी। नेपोटिज्म भी चरम पर था। नेताओं के रिश्तेदारों को नौकरियां, बंगले, गाड़ियां दी जा रही थी, जबकि वहां बेरोजगारी आसमान छू रही थी। महंगाई का भी वही हाल था। जंगल काटकर विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा था। जनता में इससे गुस्सा फूट रहा था। फिर आया 4 सितंबर 2025। सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, व्हाट्सएप जैसे 26 ऐप्स बैन कर दिए। बहाना दिया राष्ट्रीय सुरक्षा का, जबकि असल में वजह थी जनता की आवाज को दबाना। दरअसल नेपाल के युवा सोशल मीडिया पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कैंपेन चला रहे थे, जिससे सरकार डर गई और आवाज दबाने के लिए बैन लगा दिया। लेकिन इस बैन ने आग में घी डालने का काम किया। 8 सितंबर को काठमांडू में हजारों युवा सड़कों पर उतरे। भारी प्रदर्शन हुए। शुरू में शांतिपूर्ण रहा सब, लेकिन फिर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। वाटर कैनन, रबड़ बुलेट चलाए, फिर लाइव गोलियां चला दी। 19 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर 18 से 25 साल के युवा थे। 400 से ज्यादा घायल भी हुए। इससे आंदोलन और भड़क उठा। इटहरी, पोखरा, विराटनगर में भी आंदोलन फैल गया। सरकार ने कर्फ्यू लगाया, लेकिन युवा नहीं माने। प्रदर्शनकारियों ने 9 सितंबर को संसद पर हमला बोल दिया, गेट तोड़े और संसद के अंदर आग लगा दी। सिंघा दरबार, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, नेपाली कांग्रेस ऑफिस, नेताओं के घर, सब कुछ जला दिया। पूर्व पीएम झलनाथ खनाल की पत्नी की आग में जलकर मौत भी हो गई। वित्त मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरंग को तो भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हालत ये हो गई कि आर्मी ने हेलीकॉप्टर से मंत्रियों को बचाया। प्रदर्शन को उग्र होते देख केपी शर्मा ओली ने भी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और नेपाल से भाग निकले। पिछले 5 सालों में ये चौथा देश है जहां तख्ता पलट जैसे हालात बने हैं। 2021 में म्यांमार में तख्ता पलट हुआ। 2022 में श्रीलंका में हुआ। भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से जनता भड़की। राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा। फिर 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को गिराया गया। वहां प्रदर्शन ऐसे हुए कि शेख हसीना को देश छोड़ भागना पड़ा। तो अब सवाल उठता है कि क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि भारत में भी तो भ्रष्टाचार के आरोप लगते ही हैं। तो इसका जवाब है नहीं। भारत में तख्ता पलट की बात सोचना मुश्किल है, क्योंकि पहले तो भारत का लोकतंत्र मजबूत है। 75 साल से चुनाव होते हैं, सरकारें बदलती हैं। दूसरा, सेना कभी पॉलिटिक्स में नहीं घुसी। और तीसरा, भारत की जनता में गुस्सा तो है, लेकिन वो वोट से बदलाव लाती है। भारत में तख्ता पलट न होने का चौथा बड़ा कारण है भारत की डाइवर्सिटी। यहाँ इतने धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां हैं जिनका एकजुट होकर आंदोलन करना मुश्किल है। यहाँ आंदोलन हो सकते हैं, उससे सरकार को झटका जरूर लगेगा, लेकिन तख्ता पलट जैसा कुछ होना यहाँ बहुत मुश्किल है।